ये बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 का मीन्स का कुछ क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर भी बोलते जाऊंगी। तो पहला है, टिप्पणियाँ लिखिए। सिविल सूट में डिग्री। सिविल सूट में डिग्री। डिग्री एक न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है जो कि किसी वाद में न्यायालय द्वारा पारित की जाती है। वाद आपराधिक न होकर दीवानी वाद होना चाहिए। वाद के लिए यह आवश्यक है कि वाद पत्र प्लेंट के द्वारा न्यायालय में दाखिल किया गया हो, तभी इसमें दिए गए निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति को डिग्री माना जाता है। धारा 2 में दी गई डिग्री को परिभाषा के आधार पर डिग्री के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व माने जाते हैं। वाद का निस्तारण डिग्री द्वारा हुआ हो। ऐसा निस्तारण दीवानी या राजस्व न्यायालय ने अंतिम रूप से किया हो। पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण हो। वाद का खारिज होना व्यतिक्रम के कारण न हो। प्रारूपिक अभिव्यक्ति। न्याय निर्णय की अपील आदेश की भांति न हो। डिक्री निर्णय के अनुसरण में होती है। डिक्री को अंतर्वस्तु के अंतर्गत वाद संख्या, पक्षकारों का नाम एवं वर्णन, दावे का विवरण, अनुतोष, व्यय, धनराशि, प्रतिसाक्ष्य, निर्णय का दिनांक इत्यादि होना चाहिए। दीवानी वाद तथा दीवानी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय डिक्री के लिए आवश्यक हैं। निष्पादन कार्रवाई। निष्पादन के संबंध में CPC 1908 की धाराएं 36 से 74 तथा आदेश 21 के उपबंध किया गया है। आदेश 21 के नियम 10 से 23 निष्पादन के लिए आवेदन से संबंधित है। आदेश 21 नियम 10 के अनुसार प्रत्येक डिक्रीधारी के लिए यह आवश्यक है कि जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की है उसको निष्पादन के लिए आवेदन आवश्यक विशिष्टियों के साथ करे। धारा 38 के अनुसार किसी भी डिक्री का निष्पादन उस न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसने डिक्री पारित किया गया है या उस न्यायालय द्वारा जिसको की डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई है। धारा 47 के अंतर्गत निष्पादन न्यायालय को निष्पादन संबंधित प्रश्नों को हल करने का अधिकार दिया गया है। धारा 21 से नियम 30 से 57 तक डिक्री के निष्पादन की निम्नलिखित रीतियां दी गई है। गिरफ्तारी और निरोध। धन के भुगतान से संबंधित मामलों में निष्पादन निर्णीत ऋणी को सिविल कारावास में निरोध या उसके संपत्ति की कुर्की, विक्रय या दोनों द्वारा हो सकेगा। धारा 55 के अनुसार कोई निर्णीत ऋणी को किसी अज्ञप्ति के निष्पादन में किसी समय और किसी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है। कुर्की और विक्रय यह धन के भुगतान की डिक्री के निष्पादन का दूसरा तरीका है, परंतु धारा 60 में उल्लिखित संपत्तियों की कुर्की और विक्रय नहीं किया जा सकता है। विशिष्ट चल संपत्ति की डिक्री का निष्पादन अधिग्रहण, निरोध, कुर्की या सभी द्वारा हो सकेगा। किसी संविदा के विशिष्ट चल संपत्ति की डिक्री का निष्पादन अधिग्रहण, निरोध, कुर्की या सभी द्वारा हो सकेगा। किसी संविदा के विशिष्ट अनुपालन या दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापना संबंधी डिक्री का निष्पादन कुर्की, व्यादेश या व्यवहार कारावास के द्वारा हो सकेगा। अचल संपत्ति की डिक्री का निष्पादन कब्जा हटवाकर या खाली कराकर किया जा सकता है। आदेश 21 नियम 35। धारा 43, 44 और 44A के विभिन्न न्यायालयों द्वारा
विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों के निष्पादन के संबंध में उपबंध करती है। भारतीय न्यायालयों में विदेशी निर्णयों की प्रासंगिकता समझाइए। क्या हम विदेशी निर्णयों को लागू कर सकते हैं? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के संदर्भ में शर्त एवं स्थिति समझाइए। विदेशी निर्णय को सीपीसी की धारा 2 के 6 में परिभाषित किया गया है। इसको भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया है। विदेशी निर्णय की प्रासंगिकता। विदेशी निर्णय से अभिप्राय विदेशी न्यायालयों के निर्णय से है। इस धारा के अर्थों में श्रीलंका एवं मॉरिशस के न्यायालयों के निर्णय विदेशी निर्णय हैं। विदेशी निर्णय पर आधारित वाद परिसीमा अधिनियम 1908 के अनुच्छेद 117 के 3 द्वारा शासित होता है और ऐसे निर्णय के मामलों के गुणावगुण पर होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक मात्र यह है कि धारा 2 के सब क्लॉज 6 के परिभाषा में आता हो। कोई विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाय कोई विदेशी निर्णय उन्हीं पक्षकारों के बीच में या उसी हक से मुकदमा करने वाले ऐसे पक्षकारों के बीच में जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, उसके द्वारा प्रत्यक्षतः न्याय निर्णीत किए गए किसी भी विषय के बारे में निश्चायक होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में विदेशी निर्णय निश्चायक नहीं होता है: जहां वह सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा घोषित नहीं किया गया है, जहां वह मामले के गुण दोषों के आधार पर नहीं दिया गया है, जहां की कार्रवाइयों से ही यह स्पष्ट है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध विचार पर या भारत की विधि को उन मामलों में भी मान्य करने से जिनको वह लागू है इनकार पर आधारित है, जहाँ की कार्रवाइयाँ जिनमें निर्णीत अभिप्राय किया गया था नैसर्गिक न्याय के विरोध में है, जहाँ की वह कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया है और जहाँ वह भारत में प्रवृत्त किसी विधि की भग्नता पर आधारित दावे को ठीक ठहराता है। पी.के. श्रीकुमार बनाम हर्षिता गोविंदनाथम के मामले में कैलिफोर्निया के उच्चतम न्यायालय द्वारा दो पक्षों के बीच एक अवयस्क बच्चे को अभिरक्षा से संबंधित मामले में दिए गए निर्णय को पक्षकारों द्वारा आबद्धकर तथा निश्चायक माना गया है। इंटरनेशनल वूलेन मिल्स बनाम स्टैंडर्ड ऑयल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां विदेशी न्यायालय ने मामले में गुनाहगुण पर एक पक्षीय डिक्री पारित की हो, वहां ऐसी डिक्री उस दशा में तो लागू हो सकती है, परंतु भारत में वह लागू नहीं होगी। किसी विदेशी निर्णय के सही होने के बारे में अवधारणा। संहिता की धारा 14 के अनुसार न्यायालय ऐसे किसी दस्तावेज के पेश किए जाने पर जिनके बारे में प्रकट रूप से यह विपरीत है और वह विदेशी निर्णय प्रमाणित प्रति है, जब तक कि अभिलेख से ही प्रतिकूल प्रतीत न होता हो, यह अवधारणा करेगा कि ऐसा निर्णय सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालयों के द्वारा घोषित किया गया था, किंतु ऐसी अवधारणा को क्षेत्राधिकार का अभाव साबित करके हटाया जा सकेगा। वाई नरसिम्हा राव बनाम वाई वेंकटलक्ष्मी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी विदेशी निर्णय द्वारा पारित निर्णय को प्रमाणित प्रतिलिपि को ग्राह्य मानने के लिए उस न्यायालय द्वारा लोक सेवक
जो उस दस्तावेज को अभिरक्षा में रखने वाला हो द्वारा प्रमाणित होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस देश की केंद्रीय सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी प्रमाणित हुआ होना चाहिए। सिविल अधिनियम में फिर से न्यायाधीश के सिद्धांत तथा इसकी उपयोगिता समझाइए। वाद का रोक दिया जाना। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 वहाँ वादों के स्थगन के संबंध में निर्धारण करती है कि जहाँ कोई बात न्यायालय के विचाराधीन हो या उसके संबंध में न्याय निर्णय के अनिर्णित हो, अर्थात न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय हेतु मामला लंबित हो। संहिता की धारा 10 यह कथन करती है कि कोई न्यायालय ऐसे किसी वाद के विचारण में अग्रसर नहीं होगा जिसमें वाद पद में का विषय वही है जो प्रत्यक्ष रीति से एवं सारवान रूप से एवं पूर्व के दाखिल किए गए वाद बिंदु में उन्हीं पक्षकारों के मध्य जिनके अधीन या उनमें कोई हक के अंतर्गत मुकदमेबाजी करने का दावा करता है, जहां वह वाद उसी अथवा मांगे गए अनुतोष को स्वीकार का क्षेत्राधिकार रखने वाले भारत के किसी दूसरे न्यायालय में अथवा भारत की सीमा के बाहर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्थापित अथवा चालू समान क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में अथवा सर्वोच्च न्यायालय से समक्ष लंबित है। स्पष्टीकरण। किसी विदेशी न्यायालय में एक वाद का लंबित होना भारत के न्यायालय को उसी कार्रवाइयों के कारण पर आधारित वाद के विचारण से वंचित नहीं करता। इस धारा का उद्देश्य समवर्ती क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को यह है कि समय में उसी वाद हेतु उसी विषय वस्तु उसी अनुतोष से संबंध में दो समानांतर वाद को ग्रहण करने या उस पर न्यायालय निर्णय करने से रोकना है। विधि की यह नीति यह है कि वादी को एक मुकदमे तथा सीमित रखा जाए और इस प्रकार उसी अनुतोष के विषय में दो या अधिक न्यायालय द्वारा परस्पर विरोधी अधिमतों की संभावना को रोकना है।